Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट टाइम हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियोस देख ली थी। सबसे पहले तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बने होते हैं वो स्टडी किया था। उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, किसने सेल को डिस्कवर किया था और सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों बोला जाता है। ओके, तो आज इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मतलब जो सेल है वो बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है और स्ट्रक्चरली उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। We saw above that the cell has special component is called the organelles। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनलीज बोला जाता है। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, तो अभी सेल जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस अ 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो अगर हम मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को स्टडी करते हैं तो हमारे को बेसिकली 3 स्ट्रक्चर इसमें दिखेंगे ही। ओके, पहली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 चीज़ें आपको हर सेल में दिखाई देती है। ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड द इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर। लेट अस सी हाउ। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर और सेल के बाहरी एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो सारे का सारा जो है इन फीचर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, लास्ट ईयर आपने की थी वो, और थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लांट सेल स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये प्लांट के सेल की होती है, मतलब प्लांट्स बेसिकली इसी तरीके के सेल से मिल करके बने होते हैं। ओके, तो देखो ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं सेल वॉल। ओके, क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। और ये जो है ना सेल वॉल जो है रिजिड होती है, मोटी होती है प्लांट के केस में, और उसके अंदर ये बिल्कुल कवर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये गैसेस का एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज जो है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर करवाती है। उसके अंदर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस वन इज़ द वैक्यूल। और ये वैक्यूल जो है ना ये जितने भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बनेगा वो सारा उसको स्टोर करेगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है राउंड जैसी दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और डॉट दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये बेसिकली सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पर इसके सारे डीएनए होते हैं। ओके, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको इस तरह से, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क की तरह, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ये इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जो बाहरी वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये जितना भी पोर्शन है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और जिस बच्चे ने 8th क्लास अच्छे से की होगी उसको याद होगा, तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है दीज आर कॉल्ड द गोल्जी बॉडी। इनका काम होता है पैकेजिंग करने का। कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से बन करके आ रहा है और वो इस ईआर के थ्रू जाएगा तो ये गोल्जी बॉडी के पास जाएगा और वहाँ से वो पैक होकर के नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ ही ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिड। ठीक है, ये जो प्लास्टिड होता है बेसिकली प्लांट में होता है और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है
प्लांट को, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वन प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट दिखाई देती है, बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं इसके अंदर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है आपके सेल की। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अभी हमने बात की थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the external environment। तो ये जो है बेसिकली सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट करता है। पर आपने जो है इस स्ट्रक्चर में देखा होगा कि इसके बाहर से कौन स्ट्रक्चर है, तो ये सेल वॉल है। प्लांट के केस में सेल वॉल होती है, पर एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम दोनों में देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आउटरमोस्ट कवरिंग बोलेंगे। ओके, and it is prevent the movement of the some other material। This cell membrane therefore is called the selectively permeable membrane। इसको आपने अंडरलाइन करना है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको selectively permeable membrane बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिलेक्ट करती है, किसी भी चीज़ को सेल के अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है, तो इसको सिलेक्ट करती है ये। मतलब कोई इसको सिलेक्टिव नहीं लगेगा कोई पार्टिकल, तो उसको बाहर छोड़ देगी, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब जो जितने भी सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर आते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, तो किस तरीके से जाते हैं, तो उनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion। इसको अंडरलाइन करना है। तो जितने सब्सटेंसेस जैसे बेसिकली गैसेस, ठीक है, तो वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मूव होती है वो प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? डिफ्यूज़न। We have studied in the process of diffusion in either chapter। We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to region of lower concentration। तो diffusion क्या होता है बेसिकली? मतलब किसी भी गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट, उसको डिफ्यूज़न बोला जाता है। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो लोअर कंसंट्रेशन मतलब आउटसाइड को मूव करती है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा हो जाती है तो वो इनसाइड द सेल मूव होती है। ओके, sometime similar to this happens in the cell when, for example, some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and required for to be excreted out of the cell, accumulate in high concentration inside the cell। In this cell external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that of inside of the cell। As soon as there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside of the cell, and carbon dioxide move out of the cell from a region of higher concentration to region of lower concentration। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई कि सेल के अंदर बेसिकली जितने भी काम होते हैं तो फिर वहाँ पर जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग के केस में, अगर प्लांट के केस में बोलेंगे तो उल्टा होता है, क्योंकि प्लांट जो है ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं। तो अगर एनिमल के केस में कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जनरेट हो गई तो उसकी कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा हो जाएगी और आउटसाइड कम रहेगी। फिर उनमें डिफरेंसेस जब आएगा तब गैसेज एक्सचेंज होती है, ठीक है। सेम वैसा ही ऑक्सीजन के साथ भी होता है। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration inside the cell decreases। Thus, diffusion play an important role in gases exchange between the cell as well as the cell and the external environment। तो इस तरीके से जो डिफ्यूज़न है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज में गैसेस का सेल के इनसाइड और आउटसाइड में। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन कभी आ गया कि सेल के अंदर और बाहर गैसेस का एक्सचेंज या फिर मटेरियल का एक्सचेंज किस तरीके से होता है? दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो वाटर भी इसी लॉ को फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पर उसको कुछ अलग बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है, वाटर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। Now, the movement of the water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। तो अब जो मूवमेंट होती है ना वाटर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मूवमेंट इसकी होगी, तो वो बेसिकली अफेक्टेड होती है सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब वाटर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस डिजॉल्व है और कितना उनका अमाउंट है वो उसको अफेक्ट करता है। दस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक नेट डिफ्यूज़न है
वाटर का अक्रॉस अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिस तरफ को होगा उस तरफ को वाटर की मूवमेंट होगी. What happens when if we put a animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर आपने किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर या फिर सॉल्ट डाला हुआ है उसमें डाल दिया अगर आपने उस सेल को. वन ऑफ द फ्लोइंग थ्री थिंग्स वुड हैपन. तो तीन तरीके सिचुएशन आपको दिखाई देंगी. फर्स्ट है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. अगर मान लो आपने किसी मीडियम के अंदर जो है अपना सेल ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ. जैसे आपके पास कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने जो है कोई सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट है, जो भी आपने पार्टिकल उसमें डाला है, मान लो शुगर डाला या फिर सॉल्ट डाला, तो उसकी कंसंट्रेशन अगर आपकी इसके अंदर कम है, ठीक है, और उसके अंदर आपने सेल को डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर जो है इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली इसके अंदर जो है चले जाएंगे. बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन इट विल लीव. अगर मान लो बहुत ज़्यादा सेल इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा. रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर द सेल, दिस इज़ लाइकली टू स्वेल अप. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा. तो इसको आपने घर में भी देखा होगा, जैसे आपने ये किशमिश होती है, किशमिश भीगने डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, रात को जैसे भीगने डाला आपने, उसको सिंपल वाटर के अंदर डाला तो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है. पर वो कंडीशन थोड़ी सिंपल हो जाती है क्योंकि उसमें जो आपका वाटर होता है वो सिंपल वाटर होता है. पर हमने जो कंडीशन ली है इसमें हमने क्या लिया है, यहाँ पर सॉल्ट या फिर शुगर का सॉल्यूशन लिया है, पर इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या रखी है, लो रखी है. ओके. दूसरा है, इफ़ द मीडियम हैज़ exactly the same water concentration as the cell, that there will no net movement of the water across the cell membrane. तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, तो जितनी कंसंट्रेशन वाटर की सेल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी होगी. तो वैसे सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने सेल को डाल दिया, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. उस केस में क्या होता है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. तो वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर दोनों डायरेक्शन में होता है. बट द अमाउंट गोइंग टू द आउटसाइड इज अमाउंट गोइंग इनसाइड. तो जितना अमाउंट वाटर का बाहर की तरफ जाएगा उतना ही अमाउंट जो है अंदर की तरफ भी आएगा, ठीक है. ये आपका सेल है या आपने इसके अंदर वाटर के अंदर इसको डाल दिया, तो जितनी कंसंट्रेशन वाटर की इसके अंदर है उतनी ही बाहर भी है. तो इसमें क्या होगा, जितना वाटर अंदर से बाहर जा रहा है उतना ही बाहर से अंदर भी आ रहा है, ठीक है. तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन. ओके. अब तीसरा है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. अब तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपने मीडियम लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू सेल. तो मतलब अगर आपने इसके अंदर सॉल्ट या शुगर जो भी ऐड किया तो उसकी कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है. अब क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो सेल के अंदर जो भी वाटर होगा वो एकदम से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है सेल के वाटर को वो खींचना शुरू कर देगा. तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leave the cell than enter it. तो इसमें भी ऐसा होता है कि वाटर अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है. और इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आपका सेल है वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, पिचक जाएगा एक तरीके से. एंड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो
किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसकी जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसने इसको अब श्रिंक करने में हेल्प की, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा वाटर इससे ड्रेन हो जाएगा तो सेल तो मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कंडीशनें दी गई है, जिसमें जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो किस तरीके का होता है, वो आपके सेल के ऊपर कैसी सिचुएशन डालता है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है ये बताया गया है। ओके, तो ये 3 कंडीशन है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसके साथ एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.3। तो इसको देख लेते हैं। ऑस्मोसिस विद एन एग, एग की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। रिमूव द शेल ऑफ द एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग एंड पुट द एग इन अ प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 minutes. What do we observe? The egg will swell because the water passes into it by the osmosis. आपने एक एग लेना है, उसका बाहर वाला जो शेल है उसको निकाल देना है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब उसको डालोगे ना तो बाहर वाला जो शेल है वो निकल जाएगा। और जो शेल है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और इसके अंदर एक पतली सी स्किन होती है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी। और फिर आपने उस एग को एक प्योर वाटर में डालना है। 5 मिनट के लिए आप डालोगे तो आप देखोगे कि सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, स्वेल क्यों किया वो? क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस हो गई। प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, एक ऐसा ही सेम एग लेना है और उसको एक आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डालना है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब जिस ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। फिर आपने 5 मिनट तक उसको अब्जॉर्व करना है। द एग श्रिंक, अब आपका एग जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? वाटर passes out of the egg solution into the cell solution because the salt concentration is more concentrated। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो एग का सेल था उसमें से वाटर बाहर की तरफ निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आउटसाइड द एग देयर इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वही वाली कंडीशन वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो वी कैन बी ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राई रेजिन एंड एप्रिकॉट। तो रेजिन और एप्रिकॉट के साथ भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।